दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के एग्जाम बूस्टर श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है। राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम प्राचीन यूनानी विचारकों प्लेटो और अरस्तु से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, विचार और सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र के एग्जाम बूस्टर श्रृंखला में पाश्चात्य राजनीतिक विचारक प्लेटो और अरस्तु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लेटो की शिक्षा योजना के विषय में सही तथ्य क्या नहीं है? तो उत्तर है वह पूर्ण रूप से निजी हाथों में थी। ये प्लेटो की शिक्षा योजना के बारे में सही तथ्य नहीं है, क्योंकि प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में शिक्षा को राज्य के दायित्व या राज्य के कर्तव्य के रूप में वर्णित किया है। वह पूर्ण रूप से निजी हाथों में थी। ये प्लेटो के शिक्षा योजना के बारे में सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार क्रांति का कारण नहीं है क्या? तो उत्तर है जब शासक आतंक का सृजन कर दूरस्थ खतरे को निकटस्थ में प्रस्तुत करता है, ये क्रांति का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, किसने संपत्ति को स्वाभाविक माना है? तो दोस्तों अरस्तु ने संपत्ति को स्वाभाविक माना है। अगला है कि कार्ल पापर के अनुसार अरस्तु की पॉलिटी का घटक क्या नहीं है? तो उत्तर है जैव व्यक्तिवाद। दोस्तों बायो इंडिविजुअलिज्म या जैव व्यक्तिवाद ये कार्ल पापर के अनुसार अरस्तु की पॉलिटी का घटक नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वह विचारक जिसने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान या मास्टर साइंस कहा है? तो उत्तर है अरस्तु। दोस्तों अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है और इन्होंने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, प्लेटो के मूल पाठों का आरोही क्रम क्या है? तो देखिए गणराज्य यानी रिपब्लिक, फिर स्टेट्समैन, विधि या लाज और उसके बाद क्षमा या अपोलॉजी। ये दोस्तों प्लेटो के मूल पाठों का आरोही क्रम है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कथन है कि राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है और वह अच्छे जीवन या सद जीवन के लिए विद्यमान है। ये कथन किसका है? तो ये कथन अरस्तु का है। दोस्तों अरस्तु राज्य को स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था मानते हैं। उनका कहना है कि राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है और वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। अगला प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, वह चिंतक जिसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? तो ये प्लेटो का कथन है। प्लेटो ने मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किसमें किया है? तो उत्तर है प्लेटो ने अपनी पुस्तक द लाज में मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आनुपातिक समानता का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? तो अरस्तु ने सबसे पहले आनुपातिक समानता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला है कन्फ्यूशियस, जो कि चीनी चिंतक और विचारक हैं, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें। तो बुक्स एंड चेंजेज और बुक्स ऑफ समर्स एंड विंटर्स ये कन्फ्यूशियस के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अरस्तु का जन्म उत्तरी यूनान में कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर है अरस्तु का जन्म दोस्तों उत्तरी यूनान के स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ था। अगला है राजा अमीनदास तृतीय के दरबार में दरबारी चिकित्सक कौन था? तो ये था निकोमाचुस और ये राजा अमीनदास तृतीय के दरबार का दरबारी चिकित्सक था। अगला कथन है कि मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, यानी व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है या व्यक्ति एक राजनीतिक जानवर है। ये कथन किसका है? तो ये अरस्तु का कथन है। और देखिए प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक के बारे में टिप्पणी करते हुए किसने लिखा है कि प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है? तो ये रूसो का कथन है।
अगला प्रश्न है, राजनीतिक अव्यवस्था की प्रकृति और कारणों पर चर्चा करने वाले पहले राजनीतिक वैज्ञानिक या राजनीतिक विचारक कौन थे? तो ये थे अरस्तु। अगला है, आत्मा पहल और सक्रिय होने के कारण हमें शिक्षा के माध्यम से उसमें छुपी हुई सर्वोत्तम चीज़ें प्रदान करती है। इस धारणा को किसने स्वीकार किया है? तो ये प्लेटो हैं दोस्तों। प्लेटो शिक्षा को महत्वपूर्ण साधन मानते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का, और ये आदर्श राज्य की स्थापना में भी सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो का परिवारों के साम्यवाद का सिद्धांत पर उसके विचारों का तार्किक परिणाम था किसका? तो दोस्तों, प्लेटो के परिवारों के साम्यवाद का सिद्धांत उसके जो है न्याय के अवधारणा पर उसके विचारों का तार्किक परिणाम था। अगला प्रश्न है, मनुष्य प्रकृति से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। तो ये अरस्तु का विचार है। और देखिए, मानव प्रकृति की व्याख्या करने के लिए अरस्तु ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो ये है जून पोलिटिकोन शब्द का प्रयोग मानव प्रकृति की व्याख्या करने के लिए अरस्तु ने किया है। अगला है दोस्तों, प्लेटो के राजनीतिक दर्शन और स्वयं रिपब्लिक का केंद्र क्या है? तो ये है किल्लीपोलिस। किल्लीपोलिस दोस्तों प्लेटो के राजनीतिक दर्शन और स्वयं रिपब्लिक का केंद्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह विचारक जिसके लेखन में प्रथम बार द्वंद्वात्मक पद्धति यानी डायलेक्टिकल मेथड का प्रयोग हुआ है? तो ये प्लेटो हैं। और प्लेटो के दर्शन से संबंध है तो याद रखिएगा, धातुओं और धरती से जन्मे हुए लोगों का मिथक, गुफा का रूपक और विभाजित रेखा का रूपक, ये प्लेटो के दर्शन से संबंधित अवधारणाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी भी विषय का विज्ञान प्रयोजनवादी होना चाहिए, ये कौन कहता है? तो ये अरस्तु का कथन है। और अरस्तु ने इसी सोद्देश्यपूर्ण परख पद्धति या टेलियोलॉजिकल मेथड का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा के बारे में प्लेटो द्वारा दिए गए सिद्धांतों की विशेषताएं क्या हैं? तो यह सामाजिक सदाचार और सत्य की अनुभूति का एक साधन है। दूसरा है, बचपन से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा आरंभ होती है। तीसरा है कि सार्वजनिक परीक्षा 20 वर्ष की उम्र में होती है। और चौथा है, 30 वर्ष की उम्र में दूसरी चयन परीक्षा होती है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सिद्धांतवादी जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? तो ये था अरस्तु। और वह चिंतक जो असमानता का समर्थन करता है। तो दोस्तों, समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार का प्रतिपादन अरस्तु द्वारा किया गया है। और एक तरह से असमानता का समर्थन करने का बात ये है कि अरस्तु कहता है कि प्रकृति से सभी लोग एक समान पैदा नहीं हुए हैं, और इसी आधार पर अरस्तु ने दास्ता को भी स्वाभाविक ठहराया है। अगला प्रश्न है, प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा में सम्मिलित विषय कौन से हैं? तो याद रखिएगा, अंक गणित, खगोल शास्त्र और संवाद शास्त्र, ये प्लेटो के दार्शनिक शिक्षा के सम्मिलित विषय हैं। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार शासक के लिए विशिष्ट गुण क्या है? तो न्याय है। और रिपब्लिक नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है प्लेटो। दोस्तों, रिपब्लिक के लेखक प्लेटो हैं। और रिपब्लिक आप जान लीजिए कि प्लेटो की महत्वपूर्ण रचना है, और इसमें न्याय संबंधी बातों का इतना विशद वर्णन किया गया है कि इसको न्याय से संबंधित का उपशीर्षक दिया जाता है। अगला प्रश्न है, काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उससे पहले आता है। तो राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, ये कथन अरस्तु का है। या इसकी व्याख्या इस तरह से की जाए कि समय या काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति में उनसे पहले आता है, ये अरस्तु का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? तो ये है न्याय से संबंधित यानी कंसर्निंग जस्टिस। अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो अरस्तु ने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी है। अगला है दोस्तों, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी निश्चित की है? तो 5040 व्यक्ति। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 व्यक्ति निश्चित की है। अगला प्रश्न है, पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है किसे? तो प्लेटो को। और देखिए, नागरिकता की अवधारणा में गुलामों या दासों को किसने इस श्रेणी से बाहर रखा था? तो अरस्तु। दोस्तों, अरस्तु जो है ये गुलामों और दासों को नागरिकता देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वह गुलामों को जो है संभ्रांत या अभिजनवाद या अभिजात्य वर्ग की जीवित संपत्ति कहता है। अगला प्रश्न है कि डी रिपब्लिका के लेखक कौन हैं? तो सिसरो डी रिपब्लिका के लेखक हैं।
अगला है पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा है, जिसे राजनीतिक विचारों की एक महान कृति माना जाता है। तो आप जान लीजिए पॉलिटिक्स अरस्तु की रचना है, जिसको कि राजनीतिक विचारों की महान कृति माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर किसने अधिक बल दिया है। तो प्लेटो ने। और किसका आदर्श राज्य केवल एक विचार था, न कि वास्तविक। तो प्लेटो। और पहला आदर्शवादी विचारक या स्वप्नलोकी विचारक प्लेटो को कहा जाता है, क्योंकि उसका आदर्श राज्य जो आइडियल स्टेट का जो अवधारणा है वो केवल विचार था, वास्तविक नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आकृति का सिद्धांत या थियरी ऑफ फार्म और गुफाओं का रूपक यानी एलेगरी ऑफ केव्स, ये संबंधित है किससे। तो ये प्लेटो से संबंधित है, याद रखिएगा। प्लेटो के पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय क्या है। तो न्याय की व्याख्या और प्राप्ति है, और इसी के लिए वो शिक्षा की बात करता है, साम्यवाद की बात करता है, और स्त्री और संपत्ति विषयक साम्यवाद की बात, ये सभी चीज़ें जो है ये प्लेटो जो है आदर्श राज्य की प्राप्ति और न्याय की व्याख्या और प्राप्ति के लिए करता है। अगला प्रश्न है, वह जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है, ये कथन किसका है। तो ये सेबाइन का कथन है। पॉलिटी को वरीयता देता है कौन। तो उत्तर है अरस्तु। और अरस्तु का जो पॉलिटी है दोस्तों वो मध्यम जो है, मध्यम वर्ग या गोल्डन मीन से संबंधित राज्य है। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक किस प्रकार की शैली में लिखा गया है। तो ये डायलॉग मेथड या संवाद शैली में लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, वह राजनीतिक विचारक जिसने सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति यानी कंपेरेटिव राजनीति का प्रारंभ किया। तो अरस्तु, क्योंकि अरस्तु ने ग्रीस या यूनान का संविधान लिखने से पूर्व तत्कालीन समय के 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, प्लेटो की रिपब्लिक संबंधित है किससे। तो प्लेटो की संबंधित रिपब्लिक न्याय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन श्रम विभाजन में विश्वास करता था। तो प्लेटो। कार्य विशेषीकरण की अवधारणा किसने दिया है। तो प्लेटो ने कार्य विशेषीकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। और न्याय के व्याख्या में वो कहता है, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने उन्हीं कार्यों को करना जिनमें वो श्रेष्ठ और पारंगत है, और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतर रूप क्या है। तो लोकतंत्र, जिसे आज राज्य का या जिसे आज शासन का सर्वोत्तम रूप माना जाता है लोकतंत्र को, वो प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतर रूप था। अगला प्रश्न है, प्लेटो को सर्वाधिकारवादी विचारक कौन नहीं मानता। तो आर निबसेट ने दोस्तों प्लेटो को सर्वाधिकारवादी विचारक नहीं माना है। अगला है, प्लेटो की न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प न्याय किसने कहा है। तो एम.बी. फोस्टर एक विचारक हैं, इन्होंने प्लेटो की न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प न्याय कहा है। अगला प्रश्न है, प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की व्युत्पत्ति मुख्यतः हुई है कहाँ से। तो ग्रीस के या यूनान के एक पड़ोसी राज्य स्पार्टा के अनुभव से प्लेटो के परिवार और संपत्ति के साम्यवाद सिद्धांत की व्युत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और किसके अंतर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया। तो उत्तर है द टीमाओस। याद रखिएगा, प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और द टीमाओस के अंतर्गत वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया है। अगला प्रश्न है, प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र कौन नहीं है। तो प्रोटेगोरस दोस्तों ये प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है। सिफालस, थ्रेसिमेकस, ग्लाउकन ये सभी प्लेटो की रिपब्लिक में महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटो का पुनः प्रकटन पाया गया है कहाँ पर। तो सर थॉमस मोर के यूटोपिया में, कैंपानेला के सिटी ऑफ द सन में और बेकन के न्यू अटलांटिस में प्लेटो का पुनः प्रकटन पाया गया है। अगला प्रश्न है, हेराक्लीट्स, पार्मेनिडीज और सुकरात के विचारों को लिया था किसने। तो उत्तर है प्लेटो ने। और प्लेटो द्वारा चर्चित सद्गुण के 4 संघटकों का सही क्रम क्या है। तो याद रखिएगा, बुद्धिमानी यानी विजडम, साहस यानी करज, संयम यानी टेम्परेंस और न्याय यानी जस्टिस, ये प्लेटो द्वारा चर्चित सद्गुण के 4 संघटकों का सही क्रम है। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन किया है किसमें। तो गुफा के रूपक द्वारा, विभक्त पंक्ति के रूपक द्वारा और रूप के सिद्धांत के द्वारा।
मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन प्लेटो द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है प्लेटो का समर्थक कौन सा है? तो एक विचारक हैं लेविन्सन, ये प्लेटो के समर्थक हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, न्याय के लिए कौन सा ग्रीक शब्द प्रयोग होता है? तो ये है डाइकियोसाइन। याद रखिएगा, डाइकियोसाइन शब्द जो है ये ग्रीक शब्द है जो न्याय के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग किस वर्ग के लिए किया था? तो ये शिल्पकार या उत्पादक वर्ग के लिए प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग किया था। प्लेटो की रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत के अनुसार न्याय का अर्थ क्या है? तो अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना और दूसरे के कार्यों में या दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। ये प्लेटो के रिपब्लिक का मूल विषय है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो कार्य विशेषीकरण और कार्य विभाजन पर आधारित है। अगला प्रश्न है आदर्श शासक के कर्तव्यों का विवरण है किसमें? तो प्लेटो की रिपब्लिक में। गुफा और परछाइयाँ का विचार संबंधित है किससे? तो ये प्लेटो से संबंधित है। न्याय मानवीय आत्मा का गुण और मन की आदत है, ये कथन किसका है? तो ये प्लेटो का कथन है। और शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए, ये मत किसका है? तो ये प्लेटो का मत है और इसी आधार पर उसने संपत्ति विषयक साम्यवाद की बात कही है। अगला प्रश्न है प्लेटो सभी राज्यों का उद्गम रेखांकित करते हैं, तो सामाजिक जरूरतों के आधार पर। और देखिए दोस्तों, अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया है? तो ये है सोद्देश्यपरक पद्धति यानी टेलियोलॉजिकल मेथड का प्रयोग अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए किया है। राजनीति करने के लिए टेलियोलॉजिकल दृष्टिकोण के अग्रणी के रूप में किसे माना जाता है? तो अरस्तु को। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरस्तु ने अपने समय में कुल 158 देशों के संविधानों का अभ्यास किया था, जिसमें से केवल एक ही आज विद्यमान है। वो कहाँ का है? तो वो है एथेंस का संविधान। अगला प्रश्न है अरस्तु के सार्वजनिक हित का सिद्धांत आधारित है किस पर? तो ये वितरणात्मक न्याय की धारणा पर। अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति क्या है? तो देखिए, सार्वजनिक हित में शासन, विधि सम्मत शासन और इच्छुक प्रजा की सरकार, ये अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न है अरस्तु ने किसके द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया? तो याद रखिएगा, फैलिस, हिप्पोडेमस और प्लेटो। याद रखिएगा, अरस्तु ने फैलिस, हिप्पोडेमस और प्लेटो के द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को समर्पित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरस्तु के कार्य उत्पादन सिद्धांत में सही अनुक्रम क्या है? तो भौतिक कारण, निमित्त कारण, औपचारिक कारण और अंतिम कारण, ये अरस्तु के कार्य उत्पादन सिद्धांत का सही क्रम है। अगला प्रश्न है यह दृष्टिकोण की सरकारें एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती हैं, किसने व्यक्त किया था? तो ये अरस्तु ने व्यक्त किया था। वह विचारक जो संपत्ति को नैसर्गिक या प्राकृतिक मानता है, तो अरस्तु ने संपत्ति को प्राकृतिक या नैसर्गिक माना है, क्योंकि संपत्ति व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या वितरणात्मक न्याय के अग्रणी विचारक कौन था? तो ये था अरस्तु। और देखिए, रूल ऑफ प्रिंसेज का लेखक कौन सा विचारक है? तो सेंट थॉमस एक्विनास रूल ऑफ प्रिंसेज का लेखक है। एक महत्वपूर्ण कथन है कि अपने जन्म से ही कुछ लोग पराधीनता के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए। ये कथन किसका है? तो ये अरस्तु का कथन है। अरस्तु के अनुसार राज्य का सर्वोत्तम प्रकार क्या है? तो ये पॉलिटी है। और देखिए, राज्य परिवारों और गांवों का समुदाय है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। राज्य की ये परिभाषा किसने दी है? तो ये अरस्तु से संबंधित परिभाषा है। एक बार फिर से जान लीजिए कि अरस्तु कहते हैं कि राज्य परिवारों तथा गांवों का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। अगला प्रश्न है यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया? तो दोस्तों, यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के नैतिक पहलू पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न है प्राचीन यूनानी राजनैतिक दर्शन का मुख्य विचार क्या है? तो उत्तम जीवन जो है ये प्राचीन यूनानी राजनैतिक दर्शन का मुख्य विचार है।
अगला प्रश्न है, शासक के नागरिक जीवन का सहभागी तथा बदले में शासित होने वाले के रूप में परिभाषित किया है किसने? तो अरस्तु ने। और सामान्यतया दार्शनिक उपागम का संस्थापक किसे माना जाता है? तो प्लेटो और अरस्तु को सामान्यतया दार्शनिक उपागम का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रेष्ठ परिषद यानी नोक्टुर्नल काउंसिल का उल्लेख प्लेटो ने किया है किसमें? तो द लाज नामक ग्रंथ में, जो कि कानून नामक ग्रंथ में प्लेटो ने श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है कि कौन विचारक इसलिए एथेंस से कालचिस भाग गया था कि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दें? तो ये अरस्तु था। प्लेटो के अनुसार सही कथन क्या है? तो विचार तत्व होते हैं, विचार सभी चीज़ों के सार होते हैं और विचार सार्वभौमिक होते हैं। ये प्लेटो के अनुसार सही कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरस्तु का नया सामान्य राजनीतिक विज्ञान न केवल अनुभवजन्य और वर्णनात्मक है, बल्कि कुछ मामलों में ये किसी भी नैतिक उद्देश्य से स्वतंत्र भी है, क्योंकि राजनेता को बुरे राज्य के शासन की विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता पड़ सकती है। ये कथन किसका है? तो ये G.H. सैबाइन का कथन है। अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार प्लेटो द्वारा प्रतिपादित न्याय सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत दोनों ही सद्गुण है और राज्य तथा उसके सदस्यों के सर्वोत्तम कल्याण को परिलक्षित करता है? तो ये सेबाइन के अनुसार। अगला प्रश्न है, वह विद्वान जो प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है? तो ये कार्ल पापर है। ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज, ये कार्ल पापर की रचना है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के शिक्षण संस्थान का नाम क्या था? तो द लीसियम। और प्लेटो के शिक्षण संस्थान का नाम आप जानते हैं एकेडमी था। अरस्तु के शिक्षण संस्थान का नाम द लीसियम था। निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है, ये कथन किसका है? तो ये अरस्तु का कथन है। राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, ये किसका कथन है? तो दोस्तों राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, ये कथन अरस्तु का है। अगला प्रश्न है, प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक इसलिए कहते हैं, क्यों? तो उसका सिद्धांत मनुष्य की प्रकृति पर आधारित न होकर क्या करना चाहिए पर आधारित है। तो याद रखिएगा, प्लेटो ने क्या है पर विचार न करके क्या होना चाहिए पर विचार किया है, इसलिए उसके चिंतन को आदर्शवादी चिंतन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, ये कथन अरस्तु का है। और ये जो विचार है कि क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, ये आज भी सत्य है और अरस्तु ने इस सार्वभौमिक सत्य का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से भी अधिक साम्यवादी होते, ये कथन किसका है? तो ये मैक्सी का कथन है। और प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में टिप्पणी करते हुए किसने लिखा कि प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है? तो ये G.H. सैबाइन का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं, वरन शिक्षा पर लिखी गई ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी, ये कथन रूसो का है। अगला प्रश्न है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, ये प्लेटो का कथन है। अगला प्रश्न सुमेलन करना है, अरस्तु के कार्यकरण भाव का सिद्धांत और स्पष्टीकरण। तो देखिए, निमित्त कारण गति का कारण है, अंतिम कारण वह उद्देश्य जिसकी ओर गतिविधि लक्षित है, भौतिक कारण पदार्थ जिससे ये बना है और औपचारिक कारण वस्तु का पदार्थ और सार है। अगला प्रश्न भी सही सुमेलन है, प्लेटो के संवाद और मुख्य विषय। सिंपोजियम का मुख्य विषय प्रेम की तत्व मीमांसा, फिलेबस का मुख्य विषय विचारों के सिद्धांत को नीति शास्त्र के क्षेत्र पर लागू करना, टाइमेयस का सिद्धांत भौतिक अस्तित्व के सिद्धांत का क्षेत्र, और रिपब्लिक ये राजनीति के क्षेत्र जो है इसका मुख्य विषय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? तो एक व्यक्ति एक कार्य करे और एक वर्ग एक कर्तव्य करे, प्लेटो के अनुसार न्याय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण किस तथ्य पर आधारित था? तो उत्तर है, कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है। अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण इस तथ्य पर आधारित है। अगला है कि तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु के योगदान के संबंध में सही कथन क्या है? तो तुलनात्मक राजनीति में दोस्तों, तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु ने तत्कालीन विद्यमान राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन किया और राजनीति के एक अनुभविक विज्ञान का विकास किया था।
अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी लोकतंत्र के आधुनिक अर्थ में अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी है और क्रांति के लिए कम अवसर प्रदान करती है। ये कथन जो है किसका है? तो इस कथन का श्रेय दोस्तों अरस्तु को दिया जाता है कि पॉलिटी जो है अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी है और क्रांति के लिए कम अवसर प्रदान करती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लेटो अरस्तु अतिवाद से बचते हैं और इन्होंने मध्यम मार्ग का समर्थन किया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के एग्जाम बूस्टर श्रृंखला में पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत प्लेटो और अरस्तु से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, विचार और सिद्धांतों पर आधारित वीडियो जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।